में कि क्या वजह है कि जिस इंडिया पे हम इतना प्राइड करते थे, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन पासपोर्ट, तो बड़ी तादाद में इधर 4-5 सालों में लोग अपना सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, यंग लोग सिटीजनशिप छोड़ के, पासपोर्ट छोड़ के और विदेशों में बस रहे हैं, बड़ी तेजी से बस रहे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि मतलब नौकरी करना तो एक अलग बात है कि जॉब के लिए जाएं, बट व्हाई आर दे जस्ट गिविंग अप सिटीजनशिप? I think I can. Yeah. Sorry, someone. I try to just give my view. Still as an Indian, still I'm holding my Indian passport, though I am in a UK like a 17, 18 years. But now the people are feeling is not safe in India. Might be reasons. Or as I said, it again comes to the democratic values. If you even if you do something, if you whenever democratic system is damages, then everything damage, everything collapse. The system will collapse. So they're not feeling it's not safe or democratic values are degrading. So might be that is the reason in my view. But anyway, my other friends may share their ये ideas. जी, जोहान साहब। हाँ, तो मैं सुधाकर जी से एग्री करता हूँ। आई थिंक इंडिया में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही काम अभी चला हुआ है वहाँ पे। तो अगर आप पावर में हो तो आप पुलिस को भी अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, सीबीआई को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, ईडी को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। अगर आप सरकार का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करें तो सरकार के आप टारगेट पे आ जाते हो। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो अपना पढ़ाई करके, मेहनत करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। बट हमें ये भी सिखाया गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हम उसका यूज़ करें। लेकिन जब उसका यूज़ करते हैं तो ये भी डर रहता है कि कोई ना कोई सरकारी एजेंसीज हमारे पीछे नहीं पड़ जाएं। तो इन्हें फ्री सर्विलांस डेमोक्रेसी। बहुत हो, सॉरी सर। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी बहुत हो रहा है कि हाँ जी, कौन हाँ क्या जी, कर रहा है। हाँ जी। तो एक फ्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको राइट होना चाहिए बोलने का, आपको राइट होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप ऑफेंड ना करें किसी को, लेकिन जो आपके व्यूज़ हैं उनको आपको मतलब प्रेजेंट करने का एक फ्रीडम होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट भी की जानी चाहिए। एज सिटीजन एंड वोटर फॉर ऑफ इंडिया, मेरे को ये भी राइट है कि मैं अपनी सरकार को अगर कुछ ठीक नहीं कर रही तो मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ, उनको ठीक करने के लिए बोलूँ, या फिर उनके बारे में क्रिटिसाइज भी करूँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या अमित शाह जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम एक सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो कई बार ये लगता है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है आपकी आपकी फैमिली की, उससे कई बार लगता है कि शायद इंडिया में अगर हम फ्रीली रहना चाहें और सरकार को भी अकाउंटेबल बनाना चाहें तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या है कि बड़ी बातें बहुत बड़ी होती हैं। मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, लेकिन कुछ ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आई नहीं है इंडिया में। इन्वेस्ट इन इंडिया का नारा दिया, कुछ ज़्यादा एफडीआई हो नहीं रही है। रिसर्च एक सेंटर नहीं बन रहे हैं। हमारे जो यंग लोग हैं वो काफ़ी पढ़ गए हैं, 3-3 4-4 डिग्री किए हुए हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता आगे जॉब करने का। सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन हो रही है, लेकिन वो कुछ उद्योगपतियों के लिए हो रही है। तो जो जनरेशन है उनको कुछ आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो वो रिस्क लेते हैं, विदेश में जाने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई देयर लक। सबका राइट है भाई, यहाँ नहीं काम होता तो लेट्स ट्राई समवेयर एल्स। काफ़ी लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं बाहर आके, काफ़ी लोग नहीं होते। लेकिन जब तक हम एक स्टेबल एनवायरनमेंट हमारे होम कंट्री में नहीं देंगे तो मुझको लगता है कि जो ये एक्सोडस है स्पेशली यूथ का, वो शायद ना रुक पाए। Yeah, I think I want to add here कि विक्रम जी, I think your point is really right. Opportunity इंडिया में जो अब है वो सिर्फ आपको हायर लेवल, हायर वर्क के लिए दिखती है। जो लोअर लेवल पीपल है उनके लिए इतने ब्लॉक्स हैं, इतना रेड टेप है कि वो उस चीज को परस्यू ही नहीं करना चाहते। उनके लिए कोई पाथ नहीं है आगे जाने का। हाँ। कि हमने कर ली पढ़ाई, अब पीएचडी है, वो पकौड़े बेच रहे हैं। लाइक दैट इज द लेवल हम गिर चुके हैं कि हमारी एजुकेशन, एक टाइम पे लोग कहते थे कि यार इंडिया की एजुकेशन लेवल इतनी बढ़िया है कि सारे डॉक्टर्स यूएस में, कनाडा में सारे टॉप आईटी के लोग जो हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो यूथ है वहां का, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। वो कहते हैं हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही है। आप उसको देखिए, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में थे व्यक्ति, वो जुड़े थे। उन्होंने कहा मैंने पीएचडी करी है, सब कुछ करा है, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है। और ये बोलने के बाद भी उनको कितना
उनको कितना हेकल किया जा रहा है वहां पर इंडिया में कि भाई तुमने क्यों बोला ये, यू नो। आप अमित मौर्य की बात कर रहे हैं जिसने बिल्कुल उठाया था बिल, बिल्कुल उसको बिल्कुल कहा कि बिल्कुल रो रहा था, उसका रोते हुए वीडियो सामने आया। एग्जैक्ट। अगर हमारे यूथ को ये फेस करना पड़ेगा आपको एजुकेशन, तो वो तो बाहर ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ना। दे आर नॉट गोइंग टू वांट टू स्टे इन इंडिया। यहाँ है क्या? आपने इतने साल डिस्ट्रैक्टिव पॉलिटिक्स करी है, आपने लोगों को मंदिरों में, हिंदू धर्म में, इसमें भगा दिया। लेकिन अब जो यूथ अवेकन हो रहा है वो कह रहा है भाई मैं घर में पैसा कैसे लाऊं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईओसी यहाँ पर बीसी में। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं ट्विटर पे ऑफ पीपल जो इंडिया में यूथ हैं हु आर ट्राइंग टू गेट जॉब। उनको कोई भी आप ट्वीट करो वो आपका नाम देखते हैं, वो आपको कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमको जॉब चाहिए, आप कहीं से दिलवा सकते हैं, हम कांग्रेस में भी काम करने के लिए तैयार है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो यू नो कि वहां पर जो लेवल गिर चुका है, द आपके एजुकेटेड लीडर्स भी होंगे, वो उनका फोकस एजुकेशन और जॉब्स पे नहीं होगा। वो आपके लिए कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाथ्स नहीं बना सकते। अब कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है दैट्स टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप कि 1 लाख आपको देंगे फर्स्ट ईयर में। ये प्रोग्राम्स हैं ही नहीं, और अगर हैं तो इन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। सो देर इज अ बिग ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं ना, एक रुकावट है इनकी इनकी करियर में, इनका पैसे कमाने में। तो उनको लगता है कि बाहर निकल के एक बार ट्राई कर लेते हैं। उन लोग वो देखते हैं आसपास लोग गए हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इन जगहों पर वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर भी है। एक तो वो फर्क है कि आप ट्रक ड्राइवर भी हो या आप स्कूल टीचर भी हो, आपको रिस्पेक्ट वही मिलेगी। इंडिया में जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास करियर नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सो आई थिंक दैट इज अ बिग मेजर फैक्टर। डिग्निटी ऑफ लेबर तो एक बड़ा इशू है, क्योंकि भाई बिल्कुल एक परिवार में भी कोई कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन यह समाज में उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी अगर आप मुझे अलाउ करें। जी जी। ये सभी मैं एग्री करती हूँ जो कमेंट्स सभी ने दिए हैं इसकी। और हमें अगर आगे चलें तो जैसे वुमेन को ट्रीट किया जा रहा है इंडिया में, वैसे हम सभी वी आर वेरी प्राउड इंडियंस, एंड हम हमेशा ही इंडिया के लिए तो वी विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो हमारा प्राउड है वो तो नहीं खत्म होगा, बिकॉज वो सिस्टम के साथ नहीं चलता। हम वैसे ही हम इंडियन हैं, सो हम वी विल बी ऑलवेज प्राउड ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे पहले भी हमने बात की है कि संविधान हमें कह रहा है कि द अपॉर्चुनिटी एंड द राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी सेम फॉर एवरीबडी। जो वो राइट है, अगर आप देखें कि लेडीज को, वुमेन को, गर्ल्स को, जैसे वो कहते हैं कि अगर कोई उनके साथ गलत कोई बोल रहा है, वो एक्चुअली जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो उनको बता रहे हैं कि आप ड्रेसअप अच्छी तरह से हो, आप ऐसे नहीं ड्रेसअप हो, आप ऐसे नहीं चलो, आप इस टाइम पे ना बाहर जाओ, आप इस टाइम पे ये ना करो। जो रेस्ट्रिक्शंस हो, जो रूल्स वो अपनी तरफ से बनाकर बोल रहे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली स्टॉपिंग our women, our girls or whoever. So that is actually reducing our way of जो हमें openness और हमारी जो हमें independence देनी चाहिए बच्चों को और girls को. So that is why then those girls, why they will feel safe in India and why they will feel that we would like to stay here. Yeah. So that is another reason. वो एक और उसका reason है कि हम गर्ल्स को encourage करें कि आप जो भी करना चाहते हैं, हम आपके लिए safety, security is actually the responsibility and accountability of our states. Yep. So अगर वो उनको कर नहीं रहे हैं, implement नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे बच्चों के लिए again I feel concerned about that कि भी हमारे बच्चे हैं उसकी वजह से they are going out. जी, आपका सवाल है, मैं थोड़ा हिंदी में इसको बता दूं फिर आप आपकी जो मुख्य चिंता यह है कि महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा की चिंता है। दूसरे, ये सरकार या ये जो पार्टी है पावर में, ये लोगों के खान पान, पहनावा, इन सब पे टोका टोकी कर रहे हैं। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मछली खाने पे लेके इतना बवाल कर दिया, मीट खाने पर, जबकि भाई बहुत सारे लोगों की अपनी चॉइस है, आप क्या पहनते हैं। तो एक तरह से ये जो सोशल नॉर्म्स को मिडिवल एज में ले जा रहे हैं, आज से 200-400 साल पुराना जो पीछे के ले जा रहे हैं बजाय आगे ले जाने के। तो ये आपकी चिंता है भवेश जी। अभी यहाँ पे एक जो निर्मला सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर, उनके प्रति बड़ी चर्चा में है, और वो चर्चा में इसलिए है कि बड़ी कड़वी बातें कर रहे हैं वो मोदी जी के लिए। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, पिछले साल उनकी किताब आई थी, जो इंडियन डेमोक्रेसी में जो चेंज आया है उसको लेकर, और इकोनॉमिक्स
जिस तरह से इकोनॉमी इंडिया की बदली है और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि भारत को वो कहाँ लेके चले गए हैं, कितने साल सांस्कृतिक रूप से पीछे ले गए हैं, कितने साल पॉलिटिकली पीछे ले गए हैं, और कहते हैं कि न्यू इंडिया जो है वो एंशिएंट इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। मेरा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि चूंकि आप सब लोग एक मत जैसे दिखाई दे रहे हो, तो भारत में अभी स्थिति क्या है कि जो दूसरी तरफ विचारधारा है, एक जो विचारधारा जो कांग्रेस और जो एक सोशलिस्टिक सोसाइटी की तरफ जो देखती है, वो चाहती है कि उस हिसाब से ही चले। हमने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया 10 साल, ठीक है, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा। लेकिन दूसरे तरफ वैसे लोग भी हैं जो मंदिरों के विकास से बड़े प्रसन्न हैं, जो इस सरकार को आगे कंटिन्यू कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं मोदी जी तो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और बड़े दमदार आदमी है, जो एक इमेज क्रिएट की गई सोशल मीडिया के जरिए या जैसे भी। तो लेकिन ये दोनों विचारधारा के लोग भारत में बड़े तीखेपन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहां पे क्या हाल है आप लोग के तरफ में? जैसे मैं देखता था कि भाई मोदी जी जाते हैं तो सब मिले हुए हैं, सारे भारतीय जय मोदी 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 चल रहा है। तो आप लोग जब अपनी विपरीत विचारधारा मोदी समर्थकों से मिलते हैं तो बातचीत होती है कि लड़ाइयां होती है यहाँ की तरह? Yeah, I think it is current trend. Can I answer or is that okay? हाँ, Yeah, बिल्कुल बिल्कुल Taranjeet ji, I think Taranjeet ji wanted to say something. I think currently wherever I speak to many of I have a lot of friends who are the right wing ideology. The before Vajpayee Advani time pe the right wing ideology little bit different. Now it's all WhatsApp University. Yep, propaganda. The propaganda. Now the illiterate or literate between whatever comes in the WhatsApp University, if you feel that is a real, they are illiterates. They are believing on the fake messages, fabricated messages. I'll give one example. I don't know whether I could tell or not. We had a event at the Rahulji event here in London. वो इवेंट में कोई लोग 1-2-3 खालिस्तानी लोग आ गए, वो कुछ स्लोगन दे के दिया इवेंट पे। हम भी भारत माता जय, भारत का स्लोगन कुछ दिए, वो गए, इवेंट हो गया। विद इन 1-2 आवर्स में इंडिया में एक फैब्रिकेटेड न्यूज मैसेज स्प्रेड करा। I got a call from my schoolmate, London to Nizamabad, my hometown. I got a call, you said Pakistan Jindabad. I said, why would any the Indian event, none of the politicians, none of the political leaders says like that, whoever the brain, that to Rahul's event. They did as a fabricated, this is a live example for me happened, and got a call from my family members also. They all, they all spread it like a change the voice, they put different messages. These kind of, I request people of India, vote, think on your current things, education, and practically what you're getting, but don't go for Twitters or WhatsApp, these kind of, don't believe in fake messages and vote. If you think vote for BJP or Congress. चरणजीत जी आप भी रिएक्ट करना चाहेंगे? हाँ जी सर, कुमार जी देखिए, जैसे कांग्रेस है और बीजेपी है, आप देखिए कि कांग्रेस में भी हर कम्युनिटी के लोग हैं, बीजेपी में भी हर कम्युनिटी के लोग हैं, पर बीजेपी के जो लोग हैं उनकी सोच क्यों है ये मैं बताता हूँ। जो आरएसएस है ना, जो इनका एक मुखी थे गोलवालकर जी, मैंने उसकी बुक पढ़ी है, वो कहते थे कि हमें जो इंडिया है, हम 1000 साल पीछे लेकर, जैसे 1000 साल पीछे सिस्टम था ना, हमने वो जहाँ इम्प्लीमेंट करना है, 200 साल नहीं, क्योंकि 200 साल पहले अंग्रेज थे ना, पहले आए जब, वो भी नहीं चाहिए हमें, इनको चाहिए जो 1000 साल पहले था। 1000 साल जो था, आप सभी लोगों को अगर पढ़ते होगे देख लोगे वे कैसे था वो, तो उनकी जे मंशा है वो वही करना चाहते हैं। इसीलिए वो देखो मंदिरों, देखो किसी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी धर्म को भी माने, पर जैसे जे अभी देखो मोदी जी होने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, इन्होंने अपने वो कैसे एक स्टेटमेंट में एक कॉन्फ्रेंस की, एक कॉन्फ्रेंस नहीं, उन्होंने वो स्टेज पर बोला है भी देखिए ये तेजस्वी जी मछली खा रहे हैं आजकल, दूसरे हैं जे नराते हैं। ये छोटी कुछ स्टेटमेंट नहीं है, देखो लोगों में ये पाड़ा डालने की है। ये लोग सोचेंगे तो उन लोगों में नफरत का एक बीज बो रही है। अगर ये ऐसा प्रधानमंत्री होगा तो कहाँ तरक्की हो जाएगी। तो इसलिए ये लोग देखो बाहर से कंपनियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जैसे आजकल डिजिटलाइजेशन हुई है, साइंटिफिकली जो है
आईटी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोफेशंस हैं, उनके लिए हमें वैसे ही स्टूडेंट चाहिए। जैसे कोई अपने ऑटोमेशन का काम है, वो भी अब साइंटिफिकली बन रहा है। तो जैसे दूसरा है कोई मोबाइल है या कोई भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो कंपनियां आ रही हैं, पर हमारे जो वहां पर प्रोफेशन है, जो एजुकेशन है, उस लेवल की नहीं है। उधर तो नहीं ये करना चाहते। पहले तो उनको चाहिए यूनिवर्सिटी में वो ऐसे सब्जेक्ट लेकर आए जो फ्यूचर में जो इंडस्ट्री आएगी उनके लिए चाहिए। प्रोफेशनल हमें वो उसके लिए पैदा करने चाहिए, उनको वैसे नॉलेज देनी चाहिए। पर ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए मंदरस आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मंदरस आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ ऐसे आईटी के प्रोफेशनल जो लोग हमें चाहिए, उनको भी ये पैदा करें। उनके लिए कोई ये दूसरा खोलें अपने जितने भी है यूनिवर्सिटी कॉलेज। पर अब देखिए ये तो बहुत स्कूल बंद कर रहे हैं। ये ना ज्यादा से ज्यादा देखो गाँव में जो स्कूल बंद कर रहे हैं, वो भी एक इनकी चाल है, ताकि जो गरीब लोग है, नीचे वाले जो गांव में रहते हैं, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वो अच्छी तालीम ना ले लें। आगे उनका देखो 9वीं 10वीं तक उनको वैसे नहीं, 5वीं तक तो वैसे नहीं करते, 8वीं 9वीं तक नहीं करते, फेल करते। वैसे ही जब कंपटीशन ऊपर कहाँ अच्छी स्टडी के लिए जाना होता है, वहां पर वो कम्पिटिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बेस नहीं बना होता। ये एक जो आरएसएस है ना, उसकी जो सोच है ना, उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं, जेडी के बहुत खतरनाक है। उससे पहले उसके लिए ये संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। हमें तो ऐसी न्यूज भी मिल रही है, अभी इन्होंने अपना संविधान जो पहले था, जिसको ये मनुस्मृति कहते हैं, क्योंकि पहले वो ही लागू था, उसमें आप अगर देखेंगे जो लेडीज हैं, स्त्रीज हैं, उनको कोई ज्यादा अधिकार नहीं थे। ये पढ़ाई का अधिकार भी जो ज्योतिबा फूले जी हुए हैं, आपने उनकी अगर स्टोरी पढ़ी होगी, उन्होंने 1848 में पहला स्कूल खोला था। ज्योतिबा फूले को उनकी जो पत्नी थी सरस्वती, उन्होंने जो सावित्रीबाई फूले जी और फातिमा बीबी, उन्होंने पहले 1848 में एक स्कूल खोलकर लेडीज के लिए स्टडी का इंतजाम किया था। उनको शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया था, तो उस वक्त उनको काफी तकलीफें उठानी पड़ी। उसके बाद फिर सरोजिनी नायडू जी जैसे जैसे करता रहा, जो आज देखो हमारी जो बहनें हैं, इनको कितना सम्मान मिल रहा है। हम जहाँ पर अभी बैठ कर बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने इंदिरा गांधी जब पहले बने थे, उन्होंने यही कहा था कि देखिए ये संविधान में लिखा था, बाबा साहब ने, उन्होंने हमारे लिए प्रोविजन किया है, इसलिए मैं आज प्रधानमंत्री बनी हूँ। पर अच्छा, ये भारत में बहुत इस चर्चा को थोड़ी देर हम लोग रखा जाए, क्योंकि एक भारत में बड़ी चर्चा ये हो रही है कि ये सरकार आई, मैं फिर से उनको कोट करूंगा कि उन्होंने खुल के कहा, जो निर्मला सीतारमण के वित्त फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड है, कि अगर इस बार के चुनाव में मोदी जी जीत जाते हैं, हालांकि ऐसी संभावना, ऐसा आकलन वो पेश कर रहे हैं कि जीतने की संभावना बहुत ही कम है। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के इशूज आ गए हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह का एक बार फिर से लोगों का मन बदल रहा है, उसमें लगता नहीं है कि वो आएंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो आए तो संविधान को खतरा है। तो आप लोग तो चूंकि भारत पर नजर बनाए हुए, क्या आप लोग की भी फीलिंग आ रही है कि ऐसा देखिए, मैं ये कहता हूँ, आपकी बात सही है। देखो, आपको भी पता है और बड़े बड़े लेवल पर ये प्रचार किया हो रहा है, ये संविधान को खत्म कर देंगे। पर उसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा, या किसी और बीजेपी के लीडर ने कहा कुछ? कोई नहीं बोला कि नहीं हम जिसको खत्म नहीं करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ लोग वैसे ही ये। हाँ बिल्कुल, किसी ने कुछ होम नहीं मिनिस्टर ने बोलना शुरू किया है। आज उनका बयान एक दिखा है कि वो राहुल गांधी भ्रम फैला रहे। दुहान साहब कुछ बोलना चाहते हैं इस पर? दुहान साहब। नहीं, आप संविधान की बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब देखिए कि आपने खुद कहा कि 2014 में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो होना भी चाहिए था, शायद एक बदलाव की ज़रूरत थी। जनता भी चाह रही थी कि नई सरकार आए, शायद नए आइडियाज़ को ट्राई किया जाए। बट मेरे का व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट हमारा बुरी तरह से फेल हो चुका है। तो 10 साल हमने इस सरकार को देख लिया है कि इन्होंने क्या कारनामे किए हैं, क्या कांड किए हैं। अब देखिए, नई संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता। प्रधानमंत्री एक आई थिंक वो वोट को लेके जाते हैं, वो रखते हैं और संसद का उद्घाटन कर देते हैं। आई एम ए प्राउड हिंदू, बट मैं किस भगवान में विश्वास करता हूँ फिर वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। सरकार
मेरे को डिक्टेट नहीं कर सकती कि आप इस मंदिर में जाएं, इस भगवान को पूजें, ये खाएं, ये पहने। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भी प्रधानमंत्री जी जाके उद्घाटन करके आते हैं। तो ये दिखाता है कि इन लोगों का जो हमारा संविधान का जो बेसिक जो फैब्रिक है सेकुलरिज्म, उसमें इनका विश्वास नहीं है। अदरवाइज आप प्रधानमंत्री हो, आप सबके प्रधानमंत्री हो, एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं हो। आपको मंदिर में भी जाना चाहिए, आपको मस्जिद में भी जाना चाहिए, आपको गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, आपको चर्च में भी जाना चाहिए, और आपको और जगह भी जाना चाहिए। तो जिस हिसाब से इनकी एक्टिविटीज चल रही हैं, ये चाहते हैं कि वन मैन रूल हो, और वो रूल एक ही आदमी का हो, और वो सभी संस्थाओं के ऊपर कंट्रोल करके रखे। वो आर्मी पे भी कंट्रोल करे, वो बैंकों पे भी कंट्रोल करे, जैसे आरबीआई पे कंट्रोल किया गया है, चुनाव आयोग पे भी कंट्रोल करके रखे हम, और विपक्ष को हम खत्म कर दें। तो ये सोच तो यही दर्शाता है कि ये भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करते। 10 साल से हम ये देख भी रहे हैं, ये प्रूव भी है। मैम भी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें। हाँ जी, मैं कहना चाहती थी कि विक्रम ने जैसे बोला, उससे आगे हम क्या देखते हैं कि जो मोनोपोलीज क्रिएट की गई है सरकार की तरफ से लास्ट 10 साल में, अगर आपको संविधान को सेफ रखना है तो आपको सभी को एक जैसा मौका देना चाहिए। जो हमारे मीडियम और स्मॉल जो एंटरप्राइजेस थे कंट्री में, जो उनके बिजनेसेस थे, उनको भी फ्लोरिश होने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि हम बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, हम उनको ही अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, हम उनको ही मौका दे रहे हैं। सो मोनोपोलीज क्रिएट हो रही हैं। सो संविधान कैसे बचेगा अगर हमारे जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो हमारे बिल्कुल हमारी जो सरफेस है उससे मेनली खत्म हो जाएंगे। इफ दे आर रिमूव्ड आउट ऑफ द सोसाइटी में वो नहीं रहेंगे, तो हमारे लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, उनका कैसे चलेगा। एक मोनोपोली जब बनेगी, कॉर्पोरेट्स लेंगे सारा इंचार्ज, सारा चार्ज उनके साथ हाथ में होगा, तो वही हमें डिक्टेट करेंगे कैसे चलेगा, सब कुछ क्या होगा। दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी वो जो संविधान है उसमें तो ये नहीं है कि एक व्यक्ति वो एक सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट के हाथ में सारा कुछ हो। हम तो चाहते हैं कि इक्वल सोसाइटी बने। सो आई थिंक वो एक एग्जांपल, आप वो एविडेंस है टू प्रूव कि द एक्चुअल जो संविधान है हमारा जो वो खतरे में है। मैं आपको मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जो आपने निर्मला सीतारमन की बात के हस्बैंड की बात करी है। आई थिंक उन्होंने क्लियर कट कह दिया है दैट इफ मोदी कम्स टू पावर वी आर इन डिक्टेटरशिप। उन्होंने ये क्लियर कट कह दी है बात। आई थिंक कोई डाउट नहीं है हम सबके दिमाग में कि ये होगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी घोषणा लाल किले से होगी। हाँ जी, और उन्होंने ये भी, अगर आप सिचुएशन देखें कि ईडी, सीबीआई, सारे इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, जब आप एक इंसान के पास कंट्रोल में दे देते हैं, जिनके हाथ में आ जाता है, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। आप ईवीएम्स के बारे में देख लीजिए, कितनी चर्चाएं हुई हैं दैट देयर इज गोइंग टू बी स्कैम। तो एक तो आई थिंक ग्राउंड लेवल लोगों को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा अबाउट द ईवीएम्स और किस तरह इलेक्शंस होते हैं। एंड जो उन्होंने बात ये कही है डिक्टेटरशिप की, तो आई थिंक सबके दिमाग में ये क्लियर कट है कि इफ बीजेपी कम्स टू पावर, ऑल योर राइट्स, अगर आपके पास एक्सप्रेस करने का राइट ही नहीं है, अगर आप बोलते हैं कुछ, अगर आपका यूट्यूब चैनल खत्म कर दिया जाता है, जैसे बोलता हिंदुस्तान का इन्होंने बंद करवा दिया है, इन्होंने बैन कर दिया है उसको, तो आपके पास अगर वो राइट ही नहीं है तो आप उस कंट्री में रह कैसे सकते हैं, राइट? यू हैव टू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो सबसे बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, दैट यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। और आप अपनी आवाज ही नहीं उठा सकोगे गलत के अगेंस्ट, आपके ऊपर कोई ना कोई केस कर दिया जाएगा, या आपको कोई बड़ा केस निकाल के आपको वॉशिंग मशीन में, आप बीजेपी आ जाओ तो वॉशिंग मशीन में आपको धो के हम फिर ऐड कर देंगे। तो ये इट्स अ क्लियर कट थिंग कि पाथ वही है, it's from democracy to dictatorship if BJP comes to power. I think everybody thinks has that thought in their head. जी, आपके मन में भी आशंका है, इसी पे कुछ ऐड करना है? या जी, एक क्विक थिंग, डिक्टेटरशिप 10 साल में मोदी दिखाया what he did. I'll give one example, demonetization. None of the world leaders or none of the country, 98% of the money which is in use, no one can ban that one. All of the sudden TV में एक बार आके 8:30, 9 o'clock we are going to ban tomorrow onwards. And after the demonetization, what they said, they are going to collect the black money. मैंने बोला एक बार, there is no black money. मोदी का मन काला है.
इसका मान because he's suspecting everyone, but the black money is not only in the shape of money. That could be gold, that could be anything. But they said we are going to find out some black money only with the cash. 90. Why Modi did this one? Because he wanted to show dictatorship. एक बार टीवी में आके मोदी बोले तो सब इंडिया उसके साथ रहेगा, ऐसा मैसेज देने के लिए दिस काइंड ऑफ फॉल्स. दैट टाइम मनमोहन सिंह, आई रिमेंबर करेक्टली, उन्होंने बोला जीडीपी गोइंग टू कम डाउन बिकॉज ऑफ दिस फुलिश डिसीजन. 2%, exactly 2% GDP is come down because of demonetization at the time. That is the Congress government financially. It's not about political. So for Modi dictatorship, entire country has to pay for it. The whole, the तुगलक, एक ही बार हिस्ट्री पढ़े तो तुगलक ने किया एक बार, उसका इधर तो इधर चेंज किया, उसका कैपिटल सिटी देवगिरी से दिल्ली, चमड़े का सिक्का चला दिया. क्या वो बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है. लेकिन एक सवाल रह जाएगा अगर हम लोग इस चर्चा को वहां पर लेकर नहीं जाते हैं. आप लोग देखिए, अब ग्लोबल दुनिया पूरी मुट्ठी में आ गई है. हम लोग एक मोबाइल के जरिए या लैपटॉप के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो ये समझ में भी आ रहा है कि आप लोग लंदन में बैठे हो, आप लोग अमेरिका में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, लेकिन आप लोगों को भारत के कंसर्न्स पूरी तरह से वही कंसर्न्स, वही सवाल जिन पर यहाँ पर मंथन हो रहा है, वो सब सवाल आपके पास बिल्कुल एकदम एक एक सवाल आपके पास है. लेकिन अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आप लोग भारत के बारे में इतना सोचते हो, वहाँ रह रहे हो, वहाँ कमा रहे हो, लेकिन आप भारत में कैसे इस चुनाव को इम्पैक्ट करना चाहते हो, कैसे हेल्प करना चाहते हो, यहाँ के लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो कि आप जो सोचते हो वैसा भारत बना रहे, जो जिस भारत को छोड़कर आप लोग गए थे उस भारत बरकरार रहे, उसके लिए आप लोग अपने लेवल पे क्या कर रहे हो? दुहान साहब कुछ बोलना चाहते हैं? दुहान साहब जी, थैंक यू फॉर दैट. तो अभी हमने मैनिफेस्टो में, जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसमें कंट्रीब्यूट किया है. राहुल जी ने सजेशन मांगे थे मैनिफेस्टो में, हमने एनआरआई की तरफ से और स्पेशली यूथ की तरफ से हमने सजेशन डाले कि एक यूथ मिनिस्ट्री सेट की जाए जो यूथ के वेलफेयर पे ही फोकस करे, कि कैसे हम उनको स्किल में ज़्यादा स्किल्स दें, कैसे हम उनके लिए रोज़गार के अवसर कराएं, कैसे हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जो सोच है वो उनमें डेवलप करें कि उनको विदेशों में काम के लिए नहीं जाना पड़े. आई मीन, किसी ना किसी की कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी जो अपनी मातृभूमि को छोड़ के आता है. वी ऑल लव इंडिया डियरली. हम सबका मन है कि हम वापस जाके कुछ ना कुछ वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करें या फिर अपनी फैमिली के साथ रहें या कंट्री को सपोर्ट करें. बट जब तक मौका नहीं बन पाएगा तो वो हो नहीं पाएगा. तो मैनिफेस्टो में हमने हमारी आईओसी की तरफ से भी सजेशन दिए हैं और उनको मैनिफेस्टो में इनकॉर्पोरेट भी किया गया है. और दूसरा, अभी मैं इंडिया में ही था 2 महीने, तो जो मेरे लोकल जो हमारे गांव हैं, शहर हैं, मैं वहाँ पे काफ़ी गया भी हूँ और वहाँ लोगों को अवेयर भी किया है कि जो अभी चल रहा है देश में, लॉन्ग टर्म उसका कितना नुकसान हो सकता है. तो किसी पार्टी को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को देख के आप चाहे वोट ना दें, अपने आप को देख के, अपने बच्चों के भविष्य को देख के सोच समझ के वोट डालिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया एंड आई वरी इट मे बी द लास्ट वन इफ यू डोंट चूज द राइट गवर्नमेंट. वेरी ट्रू. और हम लोग यहाँ कनाडा से हमने भी मैनिफेस्टो के लिए सजेशंस दिए थे, एंड ऑल्सो सोशल मीडिया पे हम लोग जो भी कांग्रेस का प्रचार हो रहा है, द राइट मैटर जो है ना, जो मुद्दे की बातें हैं, जो जहां पर वो सही हैं, हम लोग उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं. मैं बहुत पर्सनली इंडिया के कुछ ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जिसके साथ मैं, जो भी वो लोग हमें कोट करते हैं कि आप राहुल गांधी जी का ये मैसेज पहुंचाइए, इंडिया अलायंस का ये मैसेज बाहर पहुंचाइए, कोट करिए अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे, तो हम लोग वो उस तरीके से बहुत वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली एज विक्रम सेड कि वोट अपना जुडिशियसली डालिए. ये मैसेज हमारी तरफ से बहुत स्ट्रांगली जा रहा है, बिकॉज हम लोग वोट नहीं कर सकते, वी आर नॉट ऑन द ग्राउंड. तो हम यहाँ से किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं. मेरे पेरेंट्स आर इन देयर 80s, दे आर ओल्ड, दे हैव इश्यूज, लेकिन हम यहाँ से उनको फोन कर करके बोल रहे हैं कि आपको वोट करने जाना है, हर एक वोट मैटर्स. So whoever we are talking to in India, our friends, our family, we are telling them कि please go vote and vote judiciously,
because this may be the last election if रंधावा में हम जैसे शिपाली जी ने बताया सेम आई एम डूइंग हियर एग्जैक्टली द सेम इन टर्म्स ऑफ आई एम कनेक्टेड टू माय पीपल इन इंडिया थ्रू सोशल मीडिया की वजह से और सोशल मीडिया के जरिए हम कनेक्टेड हैं लोगों से और सोशल ग्रुप्स हैं यहाँ पे एज इन्होंने जैसे कहा कि यहाँ पे बहुत सोशल ग्रुप्स हैं हमारे इंडियंस के हम उनके मैं बहुत सोशल ग्रुप्स आई अटेंड अ लॉट ऑफ देम एंड वहाँ पे डिबेट्स होती हैं इंकरेजमेंट करने के लिए लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या ठीक है क्या गलत है एंड वो मैसेज है जो मैसेज हम डिस्कस करते हैं वो मैसेज वापस इंडिया जाता है सो वी एक्चुअली देन टेक इट बैक टू इंडिया थ्रू सोशल मीडिया एंड सम अदर वेज and that is what we do. So we always encourage people to not look at whatever these sort of guarantees that Modi ji gave previously. Don't listen to those again. Look at what they have actually done, what they have delivered, what their performance has been in the last 10 years, and then vote wisely. That is our request to the voters in India. Because जैसे इन्होंने बोला मौका है वो मौका बार नहीं आएगा. ऐसे ना विवेशी मैं तकरीबन हर साल जाता हूँ और वहाँ पर जैसे क्योंकि मैं गांव का वासी हूँ वहाँ पर गांव में जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है मैं उनके साथ वहाँ पर बैठकर सॉल्व कराता हूँ. कुछ सोशल वर्क है जैसे वो करते हैं. मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे कोलीग रहे हैं इंजीनियर्स वहाँ पर उनके साथ भी मैं फ़ोन पर बात करता रहता हूँ. हम उनके साथ बिल्कुल इन टच हैं और उनकी जो सोच है ना वो भी हमारी सोच ही है. वो जो वहाँ पर ग्राउंड पर होता है वो हमें भी बताते हैं. इतना नहीं हमें इतना पता लगता है जितना वो हमें बताते हैं. वो सब रेडी हैं तो हम उसी तरह मोटिवेशन से उन लोगों को और भी तैयार कर रहे हैं और हर संभव जहाँ से जो भी उनको मदद चाहिए वो भी कर रहे हैं. तो हम इन टच हैं. तो हमें पूरा यकीन है भी इस बार ये मोदी साहब जो है इनकी सरकार नहीं आएगी तो ना ही आनी चाहिए. लोग बहुत चिंतित है. उन सभी को पता है वहाँ पर क्या हो रहा है. यहाँ पर ये हमारी नहीं सिर्फ अभी हम बैठकर जहाँ पर यही सोच रहे हैं अभी हमें ज़्यादा पता रहे. हमें इतना नहीं पता है जितने वहाँ पर लोगों को पता है. वो भी हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं. तो इसलिए हम इन टच हैं जहाँ पर और हमारे जो रिश्तेदार भी हैं हम उनको भी बात करेंगे कर भी रहे हैं भी देखो यहाँ का क्या सिस्टम है. और हाँ मैं आपको एक और बता दूँ ये जो आप बोल रहे थे ना भी मोदी जी के जहाँ पर बहुत बोल रहे हैं भी जहाँ पर बहुत अच्छा है बोलो. वो जहाँ पर भी आरएसएस के लिए उन्होंने इतनी शाखाएं बनाई हुई हैं वहाँ से वो कैसे मैनेज करते हैं पता नहीं. कुछ उन्होंने फूड बैंक भी खोले हुए हैं. तो हमें तो ये चिंता है कि जैसा सिस्टम इंडिया में है वो जहाँ पर वहाँ का ना बना दें. हमें तो ये भी चिंता लगी हुई है अगर वहाँ पर उनका वो जो सरकार हट जाएगी तो जो लोग जहाँ पर भी फॉरेन कंट्री में भी सिस्टम खराब करने लगे हुए हैं उनको भी थोड़ा ठल रोका जाएगा. ये हम इसलिए हम जहाँ पर ज़्यादा चिंतित हैं तभी लगे हुए हैं कि वहाँ पर मोदी जी वापस ना आए. वो सरकार बिल्कुल ना आए. मैं एक जरा जानकारी चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना कंसर्न है यहाँ डेमोक्रेसी का बुनियादी जो उसूल हैं हिंदुस्तान के रहे हैं इक्वलिटी कल्चरल डाइवर्सिटी वो जान के बड़ी खुशी हुई और अच्छा लगता है. कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ता है क्योंकि हम ये अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसीलिए चला रहे हैं कि सोशल सर्विस के लिए चला रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा. हालांकि मैं बताऊं कि हमारे भी यूट्यूब अकाउंट को गवर्नमेंट के दबाव पे उन्होंने बंद कर दिया था लेकिन इतना बैकलैश हुआ लोगों ने इतना कंडेम किया यूट्यूब के मालिकों को तो उन्होंने वापस कर दिया. खैर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वहाँ पर जिसके आपने जिक्र की कि विदेशों में तमाम प्रचार करके और भ्रम फैला करके खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ या बाबरी मस्जिद के खिलाफ या राम मंदिर के सवाल पे ये जो एक वहाँ जबरदस्त एक उफान खड़ा किया था तमाम लोग उस तरह से आ गए थे उस प्रोपेगेंडा में. तो अभी वो बुखार चढ़ा हुआ है या कुछ उतर रहा है उन लोगों में वो जो उनके सपोर्टर हैं आरएसएस के या वीएचपी के या बीजेपी के. तो अभी उनका बुखार वैसे ही है वो तो वैसी फीलिंग है वैसे ही वो हेल्प कर रहे हैं बीजेपी के आरएसएस की या अब उनका भी मोह भंग हुआ है. आर दे आल्सो डिसइल्यूजन्ड? देखिए वो लोग तो जो है ना वो तो पूरे कॉन्फिडेंट हैं भी हमारी सरकार वहाँ पर रहेगी हम जो चाहेंगे फिर करेंगे.
उन्होंने तो करना ही है। वो तो कभी नहीं कहेंगे भी जो सरकार वहाँ की अच्छा कर रही है, वो तो लगे हुए हैं अपना पूरा प्रचार करने के लिए। पर हम जहाँ पर उनको डिफेंड कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, आते हैं चैनल पर भी, जहाँ कई चैनल पर भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जब आते हैं वो, तो उनको फिर काउंटर करते हैं, फिर उनको जवाब नहीं होता। धीरे धीरे जब मैं यही आपको बता रहा हूँ, वहाँ से हर संभव कोशिश की जा रही है, तो सरकार की, आरएसएस की भी, जहाँ पर भी उनका पूरा दबदबा। जैसे देखो मंदिर जो है, हमें कोई चिंता नहीं, जितने मर्जी बनाए, पर एक छोटे से में, एक कम्प्लेक्स में कितने बना देने, वहां पर अंधविश्वास फैलाना। जैसे मोदी जी कोरोना के वक्त कह रहे थे चलो थाली बजाओ, दिए जलाओ, जो ऐसा अंधविश्वास है ना, वो जहां पर भी ये फैला रहे हैं, ये छोटी छोटियां मंदिर खोलकर वहां पर वो ही एस्ट्रोलॉजी के कर रहे हैं, लोगों को पखंड सिखाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, ये करो वो करो। जैसे वहां जंतर मंतर, वो जहां पर पूरे लेवल पर जिन्होंने शुरू किया हुआ है, अगर वो जहां पर भी शुरू हो गया, ज़्यादा हो गया, तो अंधविश्वास जब फैलेगा। पर मैं उनको लोगों को ये कहता हूँ कि देखो, जहाँ पर हर कंट्री में कम से कम 100 से ज़्यादा कंट्रीज के लोग रहते हैं, उनका डिफरेंट कल्चर है, जिसको मत छेड़ो। अगर उनको पता चल गया भी आपकी सोच क्या है, तो आपके लिए भी रहना मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ से हम जा भी कहीं नहीं सकते, एक एयरपोर्ट ही है। अगर हम जहाँ इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ऐसी, जो कि लोकतंत्र में जहाँ एक आम आदमी के जीने के लिए नहीं चाहिए, वैसे ही अंधविश्वास फैला देना, अगर तुम वो जहाँ पर फैलाओगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। जहाँ पर जो लोग हैं काम को ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे नहीं है इंडिया में मंदिर चल जाओ, वहाँ चल जाओ, कहीं कोई प्रोग्राम कर लिया, कहीं प्रोग्राम कर लिया, लोग इकट्ठे करके, वो तभी ये लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। जहाँ इनको लोग चाहें इकट्ठा कर लेते हैं। अगर लोगों के पास काम नहीं होगा, अभी देखा होगा जो ये रैलियों में भी है, वो बताते हैं। हमारे पंजाब में एक रैली हुई, वहाँ पर उन्होंने बताया, कोई बोलता मुझे 300 दिया, कोई बोलता मुझे 400 दिया। ये ऐसे काम करना चाहते हैं, ये लोगों को बढ़िया काम नहीं देना चाहते। तो गरीब को और गरीब रखेंगे, तो जो 15% लोग हैं, तो फिर वो राजस्व 90% जो धन है ना जहाँ इंडिया में, वो सिर्फ 15% लोगों से भी कम लोगों के पास है। बाकी लोग तो सिर्फ काम करने वाले हैं। तो हम यही मेरा सवाल ये था कि जो उनके सपोर्टर्स थे, वो 10 साल के एक्सपीरियंस से कुछ वो डिसइल्यूजन हुए हैं, उनका मोह भंग हुआ है, कुछ उनका सपोर्ट कम हुआ है, या अभी भी वैसा ही है? त्रिपाठी जी, ना, वो तो ये कह रहे हैं ना, मोदी जी ने वहां पर जितने काम शुरू करा लिए हैं, जो मोबाइल बनने लग गया, वो तो अपना प्रचार करेंगे ही। पर वो हाँ जी, वो तो मेरे हिसाब से त्रिपाठी जी कम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट उस लेवल का प्रोटेस्ट नहीं टॉलरेट करेगी उनसे, जो प्रचार वो इंडिया में कर सकते हैं ना। यहाँ की गवर्नमेंट्स जो है, इट इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो यूएस में भी अभी पीछे कुछ मंदिर में हुआ था, तो गवर्नमेंट हैड वेरी ओपनली क्रिटिसाइज कि ये नहीं होना चाहिए। तो वो कर रहे होंगे प्रोपेगेंडा। और जो मोदी आते हैं यहाँ पर, मैं ऑनेस्टली बताऊं, टीवी ऑन करती हूँ, अगर मोदी जी होते हैं मैं टीवी बंद कर देती हूँ, मेरे से टॉलरेट नहीं है उनकी आवाज या शक्ल। बट आई एम जस्ट सेइंग, ये सब पेड प्रोपेगेंडा, उनको पैसे देके बसों में बिठा के भेजा जाता है जब मोदी जी यहाँ आते हैं। इट इज नॉट नॉर्मल, कॉमन, रैशनल, सेन पीपल लाइक अस डू नॉट बिलीव इन हिम एंड विल नॉट प्रमोट एनी ऑफ हिज इवेंट्स हियर, दैट आई कैन टेल यू। त्रिपाठी जी, मेरा हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर, ये 10 साल में कौन कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के डॉक्टरेट लिया, वो सब नाउ थोड़ा डिफेंस में आ गया, थोड़ा डिफेंसिव हो गया। ऑब्जर्व, बिकॉज आई यूज्ड टू टॉक विद व्हाट्सएप, ऑल दीज थिंग्स विद देम, योर डिस्कशन, सोशल मीडिया, व्हाटएवर। नाउ आई ऑब्जर्व देम, दे आर इन नाउ डिफेंसिव मोड, बट दे आर बार दे आर ऐसा पकड़ कर क्यों डिफेंस में आ गए। लोगों को पता, अब उनको जवाब मिल रहा है, अब उनको जवाब मिल रहा। और भी बात है जो हमने पता चल गया, लोगों को पता चल गया which is right। अभी सोशल मीडिया, आपका जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया, और कुछ लोगों को थोड़ा नॉर्मल पीपल, जनरल पीपल, लाइक which are irrespective of political ideology, they are trying to find out which is true, which is wrong। अमित शाह जाके तमिलनाडु में भी कौन सा भी बोल सकता, एक फ्रीडम फाइटर के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकता, इसका ये अभी तो नहीं चल रहा। तो थोड़ा डिफेंस मोड में ये तो आपका क्वेश्चन का थोड़ा डिफेंस मोड में आ गया।
कह सकते हैं कि जैसे फार्मर्स का बहुत बड़ा इशू हुआ है, तो हमने देखा उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं ये लोग, कितनी बुरी तरह से उसको हैंडल किया है फार्मर्स को। दूसरा कि जो मणिपुर में वुमेन का हुआ, उसको कितनी बुरी तरह से, मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो जैसे ये इंसिडेंट्स, हमारी जो गर्ल्स को ट्रीट किया गया, हरियाणा की जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका भी, सभी हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब ये चीज़ें बाहर आती हैं, मीडिया से बाहर आती हैं, हमें लोगों को पता चलता है, तो ये इनका जो इफेक्ट है वो कम होता है। मोदी की जो सरकार है उसका इफेक्ट, उनको लगता है कि ये लोग बोल कुछ और रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे इनकी जो सपोर्ट है हमारे लोगों को लिए बहुत कम है, तो उससे इसका असर है जो वो कम हुआ है डेफिनेटली। जी जी तो चलिए इस चर्चा को हम लोग आज के लिए यहीं रखते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के व्यूज जो आए, और मुझे लग रहा है कि जैसे भारत में एक सोच बदल रही है इस सरकार को लेकर। 10 साल का एक एक्सपेरिमेंट जो है भारत ने देखा है, और वो एक्सपेरिमेंट कैसा रहा उसका अनुभव हम लोग सब शेयर कर रहे हैं। किसी को भी शायद बहुत ज़्यादा लोगों को निराशा हुई है, और शायद एक भारत ने तय भी कर लिया है, और ऐसा लग रहा है जितने भी सर्वेज आ रहे हैं उसमें यही पता चल रहा है कि मोदी जी जो है अब ज़्यादा मजबूत नहीं रहे, उस तरह के पॉपुलर लीडर नहीं रहे, उस तरह से वो जो दावा करते थे कि दुनिया के ऐसे लीडर के रूप में वो उभर रहे हैं जिस पर दुनिया का एक प्रभाव है, दुनिया पर उनका प्रभाव है। तो अब चीज़ें बदल रही हैं, देखते हैं 2024 का चुनाव किस तरह से होता है। ईवीएम का एक सवाल है, ईवीएम में लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा मतदान हुए, अगर अधिक मतदान हुए तो ये ईवीएम वाला जो है मैनेजमेंट जो अगर कुछ है तो वो शायद फेल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र इस बार जो है देश की जनता तय करेगी किधर जाना है। जो शंकाएं हैं उसके हिसाब से वो तय करेगी कि उसको किस तरह का फैसला लेना है। वो एक्सपेरिमेंट जारी रखना है, इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देना है, अब आगे के लिए देखेंगे कैसे क्या होता है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और हम चाहेंगे कि अभी चुनाव के दरमियान आप लोग जैसे अब पहले फेज का चुनाव हो जाए, और उसके बाद जिस तरह से बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह से चेंज दिखाई दे रहा है, तो हम लोग आपसे फिर जुड़ें और चर्चा करें हम लोग। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इसी तरह से आप लोग कुछ नए लोगों को भी हमें जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि हमें कुछ नए व्यूज मिले। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि जो मोदी वाला जो हम लोग सुनते रहते हैं उसमें से कुछ लोग आते तो शायद उनका मैं समझ पाता, उनकी मंशा क्या है, अभी भी क्या वो मोदी के लिए तैयार है, क्या अभी भी उनकी धारणा बदली नहीं है मोदी सरकार को लेकर। चूंकि बहुत सारे सवाल नए आ गए हैं, खास तौर पे देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा सवाल है, और अब और भी कई नए सवाल पैदा हो रहे हैं जिस तरह से सबसे बड़ा सवाल तो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी जो सवाल है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा या नहीं रहेगा, जो और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सेकुलरिज्म है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, वो रहेगी कि नहीं रहेगी। और मुझे लगता है इसी वजह से पूरी दुनिया में भी जो हमारे करीब 1.5 करोड़ तक लोग हैं एनआरआईज, वो भी काफी अब चिंतित हो उठे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपने देश से तो सबको प्यार होता ही होता है। तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद और धन्यवाद आपका भी। थैंक यू थैंक यू।